ये वही छोटे छोटे मोती हैं जिनसे आपके घर में साबूदाने की खिचड़ी और खीर बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतनी परफेक्ट गोलाई और सफेदी इनको मिलती कैसे है? भारत की ऐसी ही एक मॉडर्न साबूदाना फैक्ट्री के अंदर आज हम पूरा सफर देखने वाले हैं, जहां कच्चे टेपियोका से स्टार्च निकालकर उसे लाखों छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है और फिर यही साबूदाना सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके शहर की किराने की दुकान तक पहुंचता है। व्रत हो या नाश्ता, साबूदाने की खिचड़ी और टिकिया लगभग हर घर में कभी न कभी बनती ही है। इसी एक प्रोडक्ट से कितनी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत एक मिट्टी भरी जड़ से होती है। आज हम एक ऐसी इंडियन टेपियोका प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर कदम दर कदम चलेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे जड़ों का आना, स्टार्च निकालना, उससे मोती बनाना और फिर सुखाकर पैकिंग तक पूरा प्रोसेस। ये पूरी जर्नी पूरी तरह मैकेनाइज्ड, कंट्रोल्ड और हाई कैपेसिटी पर चलती है। आइए अब इस पूरे सफर को एक एक करके बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, खेतों से आई कसावा जड़ों का फैक्ट्री में पहुंचना और रिसीविंग। यहां से शुरू होता है साबूदाने की हजारों किलो की रोज की प्रोडक्शन का असली गेम। कसावा एक स्टार्च से भरपूर जड़ है, जिसे 8-10 महीने तक खेत में उगाकर फिर पूरी जड़ समेत निकाला जाता है। हर जड़ के अंदर का ज्यादातर हिस्सा कच्चा स्टार्च होता है, जो आगे चलकर साबूदाना बनता है। खेती से सीधे ये जड़ें पास की प्रोसेसिंग यूनिट या बड़े प्लांट की तरफ भेज दी जाती हैं। ज्यादातर बड़ी फैक्ट्रियां दिन भर में कई कई ट्रक कच्चे माल के रिसीव करती हैं। फैक्ट्री गेट पर सबसे पहले ट्रक का वजन किया जाता है, ताकि सही सही पता चले कितना कसावा आया है। साथ ही जड़ों की ताजगी, साइज और अंदर के स्टार्च की क्वालिटी की विजुअल जांच भी की जाती है। फिर पूरा ट्रक मेटल हॉपर में खाली कर दिया जाता है, जहां से जड़ें आगे की लाइनों पर जाती हैं। वाइब्रेटिंग फीडर जड़ों को एक कंट्रोल्ड फ्लो में आगे की मशीनों तक भेजता है। अब यह कच्चा माल सीधे अपने पहले बड़े स्टेप, सफाई और धोने की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब तक मिट्टी और गंदगी नहीं हटेगी, इस घूमते हुए ड्रम के अंदर कसावा जड़ों की पावरफुल वॉशिंग की जाती है। जड़ें आपस में टकराकर मिट्टी और कीचड़ को पूरी तरह ढीला कर देती हैं। ये सारा गंदा पानी ट्रीटमेंट सिस्टम में भेजा जाता है, सीधे बाहर नहीं छोड़ा जाता। धुलाई के बाद बारी आती है उन पर लगे मोटे छिलकों को हटाने की। खास डिजाइन किए गए रोलर्स के बीच से गुजरकर बाहर की भूरे रंग की परत निकल जाती है। अंदर का यह सफेद हिस्सा ही आगे चलकर स्टार्च और साबूदाना बनने वाला है। निकला हुआ छिलका बर्बाद नहीं जाता, कई जगह इसे जानवरों के चारे या कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। आखिरी बार साफ पानी से रिंस करके कोई भी बचा हुआ मिट्टी का हिस्सा हटाया जाता है। अब ये जड़ें मशीन में जाने के लिए तैयार हैं, जहां से इनका ठोस रूप खत्म होकर स्टार्ची पेस्ट बन जाएगा। यहीं से शुरू होता है साबूदाने का असली साइंस, स्टार्च निकालने की प्रोसेस। ये रैस्पर मशीनें कुछ सेकंड में ही पूरी जड़ को बारीक, गूदा और रस में बदल देती हैं। हाई स्पीड ब्लेड्स कसावा के सेल्स को तोड़कर अंदर छुपा स्टार्च बाहर निकालते हैं। नीचे जो बह रहा है वो है गूदा मिला हुआ स्टार्च युक्त गाढ़ा द्रव।
अब इस मिक्सचर को वाइब्रेटिंग स्क्रीन पर छाना जाता है ताकि रेशे और मोटे टुकड़े बाहर हो जाएं। ये फाइबर वाला हिस्सा बाद में एनिमल फीड या दूसरे लो ग्रेड उपयोग में चला जाता है। जो चीज हमें चाहिए वो है यह स्टार्च मिल्क, यानी पानी में घुला हुआ सूक्ष्म स्टार्च। इसे कुछ देर इन लॉन्ग टैंक्स में रहने दिया जाता है ताकि भारी कण नीचे बैठ सकें। थोड़े समय बाद स्टार्च नीचे लेयर बना लेता है और ऊपर का पानी ज्यादा क्लियर हो जाता है। ऊपर की लेयर का पानी अलग निकालकर दोबारा रिसर्कुलेट या ट्रीट किया जाता है। नीचे जमा गाढ़े स्टार्च स्लरी को हाई कैपेसिटी पंप्स के जरिए अगली प्रोसेस में भेजा जाता है। अब बारी है इस स्टार्च को और ज्यादा साफ और शुद्ध बनाने की, ताकि साबूदाना बिल्कुल सफेद और एकसार बने। इन हाइड्रोसाइक्लोन यूनिट्स में स्टार्च से रेत, बारीक मिट्टी और अशुद्धियां और भी अच्छे से अलग की जाती हैं। घूमते हुए फ्लो की वजह से भारी पार्टिकल्स बाहर की तरफ चले जाते हैं और बीच में बच जाता है काफी प्योर स्टार्च मिल्क। फाइन फिल्ट्रेशन से गुजरकर यह स्टार्च फूड ग्रेड स्टैंडर्ड के और करीब पहुंच जाता है। अब इसका टेक्सचर पहले से ज्यादा स्मूथ और रंग ज्यादा सफेद दिखने लगता है। ये एजिटेड टैंक स्टार्च मिल्क को कुछ समय के लिए स्टोर रखते हैं ताकि सप्लाई लगातार बनी रहे। उसी समय स्पीड, तापमान और सॉलिड कंटेंट को मॉनिटर किया जाता है ताकि दाने एक जैसे बने। साबूदाना बनाने से पहले स्टार्च मिल्क को एक फिक्स सॉलिड लेवल तक गाढ़ा किया जाता है। इसके लिए वैक्यूम या हीट बेस्ड थिकनर में पानी का कुछ हिस्सा निकाला जाता है। अब इसी स्टार्च से असली साबूदाना दाने बनाने की मशीनरी का खेल शुरू होगा। सबसे पहले स्टार्च मिल्क को नियंत्रित तरीके से सूखे स्टार्च के साथ मिलाकर एक तरह का गाढ़ा आटा जैसा पेस्ट बनाया जाता है। ये पैडल्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा मिक्स एकसार रहे, कहीं सूखा तो कहीं ज्यादा पतला ना हो। कंसिस्टेंसी यहां बहुत अहम है क्योंकि यही होने वाला है दाने के साइज और मजबूती का बेस। अब यह पेस्ट खास तरह की घूमती हुई पैन मशीनों में भेजा जाता है, जहां इसे घुमा घुमाकर दाने बनाए जाते हैं। नीचे सूखे स्टार्च और ऊपर से गिरते नम पेस्ट के कॉम्बिनेशन से छोटे छोटे गोल दाने बनना शुरू हो जाते हैं। घूमते घूमते ये कण आपस में लुढ़क कर बिल्कुल गोल मोती जैसी शेप लेने लगते हैं। हल्की सी नमी का स्प्रे इन्हें और अच्छे से बाइंड करके मजबूत दाने बना देता है। आमतौर पर कई पैन एक साथ चलते हैं ताकि लगातार नई बैचिंग और दाने एक फ्लो में बनते रहें। यहां निकलते समय दाने अभी नर्म और नम होते हैं, इन्हें आगे और प्रोसेस की जरूरत होती है। दाने को पहले वाइब्रेटिंग स्क्रीन पर फैला दिया जाता है ताकि क्लम्प्स टूट जाएं और साइज थोड़ा यूनिफॉर्म हो। बहुत बड़े या बहुत छोटे कण अलग कर दिए जाते हैं ताकि आगे जाने वाला बैच लगभग एक जैसा रहे। अब इन दानों को हल्का पकाया जाता है जिससे इनका बाहरी हिस्सा जिलेटिनाइज हो जाए और दाना टूटे नहीं। गर्म भाप की ये टनल उन्हें आधा पकाकर अंदर की स्ट्रक्चर सेट कर देती है। अब ये गीले मोती और भी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सूखे नहीं हैं। अगला बड़ा स्टेप है सुखाना, भूनना और दानों को फाइनल टेक्सचर देना। सबसे पहले इन दानों की नमी कंट्रोल्ड हॉट एयर ड्रायर में कम की जाती है। गर्म हवा ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो होकर दानों की सतह से नमी खींच लेती है। कुछ यूनिट्स में इसके बाद हल्का रोस्टिंग की जाती है जिससे दानों की बॉडी और मजबूत हो जाती है। धीमी आंच और लगातार मूवमेंट से ये अंदर तक समान रूप से पकते और सूखते रहते हैं। ड्रायर से निकलते ही इन्हें कूलिंग जोन में ठंडा किया जाता है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। इस स्टेज पर दाने काफी हद तक वही रूप ले चुके होते हैं जो आप मार्केट में देखते हैं। अब बारी आती है फिनिशिंग की, यानी पॉलिशिंग, जिससे साबूदाने पर एक हल्की चमक आ जाती है। घूमते हुए दाने आपस में रगड़ खाकर सतह से छोटी छोटी पाउडर पार्टिकल्स हटा देते हैं। इसके बाद ग्रेडिंग मशीन में जाकर दाने साइज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं। कुछ साइज व्रत वाले साबूदाने के लिए तो कुछ स्नैक्स या इंडस्ट्रियल यूज के लिए पसंद किए जाते हैं।
लेकिन पैकिंग से पहले सबसे अहम स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल और लैब टेस्टिंग। मैग्नीफाइंग ग्लास से बाहरी सतह और अंदर के एयर पॉकेट्स भी चेक किए जाते हैं ताकि दाने पकने पर टूटे नहीं। हाइजीन के लिए वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म, हेयर नेट, ग्लव्स और शू कवर जैसे नियम सख्ती से लागू होते हैं। फूड कांटेक्ट एरिया में जाने से पहले हैंड वॉश और सैनिटाइजेशन कंपलसरी रखा जाता है। क्वालिटी क्लियर होते ही साबूदाना पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीनें तेजी से पैकेट भरती हैं। रोल फॉर्म की पन्नी से पैकेट बनते हैं, उनमें तय वजन का साबूदाना भरा जाता है और हीट से सील कर दिया जाता है। मेटल डिटेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि पैकेट में कोई भी मेटल पार्टिकल गलती से भी न चला जाए। फिर इन पैकेट्स को बैच नंबर और तारीख के साथ कार्टन में भरकर गोदाम की तरफ भेज दिया जाता है। गोदाम में साबूदाना सूखी, हवादार जगह पर स्टोर किया जाता है ताकि नमी या कीट पतंगों से बचा रहे। यहीं से अलग अलग शहरों और राज्यों के लिए ट्रक लोड होकर साबूदाना को देश भर में भेजते हैं। या तो ये सीधे होलसेल मार्केट में जाता है या फिर रीपैक होकर आपकी लोकल दुकानों तक पहुंचता है। आप जब अगली बार दुकान से साबूदाना का पैकेट उठाएंगे तो याद रहेगा कि इसके पीछे कितनी मशीनें और कितनी सावधानियां छुपी हुई हैं। कसावा की मिट्टी भरी जड़ से लेकर आपकी थाली तक का ये पूरा सफर अब आपने देख लिया। अगर फैक्ट्री के ऐसे और सच देखना चाहते हो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए।